नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। चिरकुंडा शहरी जलापूर्ति योजना का पानी चिरकुंडा वासियों को 2 दिनों तक नहीं मिल सकेगा, क्योंकि ओवरब्रिज निर्माण करने वाली कंपनी के द्वारा जेसीबी से मुख्य पाइप को तोड़ दिया गया है, जिसके कारण वहां से काफी पानी अधिक मात्रा में बाहर निकलने लगा है, जिसकी सूचना चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय को दी गई है। जिसके बाद चिरकुंडा नगर परिषद के अध्यक्ष, सीओ सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। बीते दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री व झारखंड कैबिनेट का अजीबोगरीब फैसला सामने आया है। हेमंत सरकार राज्य में मुफ्त कफन योजना के तहत लोगों को मुफ्त कफन बांटने का फैसला किया है। इस पर भाजपा ने कहा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, आम लोगों को दवा, राशन और मुफ्त वैक्सीन की जरूरत है, जबकि सरकार कफन बांटने का फैसला किया है। भाजपा के कुणाल सारंगी ने कहा कि यह बेहद ही निंदनीय और शर्मनाक फैसला है। हेमंत सरकार की ओर से निःशुल्क कफन मुहैया कराए जाने की योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष के बीजेपी का मानना है कि मुख्यमंत्री ने हथियार डाल दिए हैं। राज्य की जनता को अब अपने बलबूते पर ही संसाधन जुटाने होंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री की कफन मुहैया कराने की घोषणा पर उनकी बुद्धिमत्ता पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। राज्य कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री ढाढ़स बांधते तो राज्य की जनता उत्साहित होती और हिम्मत से इस चुनौती का सामना करती। लेकिन खुद मुख्यमंत्री ने हथियार डाल दिया और मृत्यु के बाद सरकार ने औपचारिकताएं पूरी करने की घोषणा कर दी है, जबकि सत्ता में शामिल कांग्रेस कफन बांटने का समर्थन करते हुए भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। ये निर्णय लेते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। कल मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की कि राज्य के लोगों की मृत्यु के उपरांत उनको मुफ्त में कफन दिया जाएगा, मैं समझता हूं कि पूरा राज्य उनकी इस घोषणा से न सिर्फ स्तब्ध है, बल्कि मुख्यमंत्री की बुद्धिमत्ता पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और एक तरफ जब राज्य कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है, वैसे में किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर आकर लोगों को संबल देता, ढाढ़स बंधाता उनको कि हम एक भी लोगों की मृत्यु नहीं होने देंगे और इस संक्रमण की लड़ाई में हमसे जो कुछ भी बन सकेगा निश्चित रूप से आपके लिए करेंगे, तो मैं समझता हूं कि राज्य की जनता भी उत्साहित होती, हिम्मत से इस चुनौती का सामना करती। लेकिन जब स्वयं मुख्यमंत्री ने हथियार डाल दिए और यह मान लिया कि नहीं, जीवन बचाना हमारे हाथ में नहीं है और हम मृत्यु के उपरांत जो औपचारिकताएं हैं वो करने में आपकी मदद करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के भरोसे इस राज्य की जनता नहीं है। इस जनता को समझना होगा कि अब जो भी संसाधन जुटाने हैं इस लड़ाई से लड़ने के लिए, वो अपने बूते करना होगा। नक्सलबाड़ी आंदोलन के 54 वर्ष पूरे होने पर बगोदर में भाकपा माले ने सरिया रोड स्थित शहीद महेंद्र सिंह स्मृति भवन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और नक्सलबाड़ी की किसान विद्रोह की क्रांतिकारी भावना के अनुरूप आज की फासिस्ट सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करने का संकल्प लिया। उल्लेखनीय है कि 25 मई 1967 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी में दमनकारी निरंकुश सत्ता मशीनरी ने 11 गरीबों को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें 8 महिलाएं और 2 बच्चे थे। इसी के साथ देश भर में नक्सलवादी आंदोलन की चिंगारी भड़क उठी थी और क्रांतिकारी बदलाव के लिए संघर्ष तेज हुआ था। नक्सलबाड़ी दिवस के अवसर पर शहीद महेंद्र सिंह स्मृति भवन में बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि नक्सलबाड़ी मूलतः किसान विद्रोह था।
नक्सलवादी किसान विद्रोह के 54 वर्षों के बाद आज एक तरफ किसान मोदी सरकार के विनाशकारी कृषि कानूनों को हटवाने के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ मजदूर निजीकरण के साथ साथ मजदूर वर्ग के अधिकारों को हड़पने वाली, उन्हें कारपोरेट गुलामी में जकड़ने वाले कानून वाले मोदी सरकार से लड़ाई लड़ रही है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। धनबाद जिला अंतर्गत कतरास थाना के तिवारी डी BCCL 4 नंबर में युवक के शव को दफनाए जाने का मामला सामने आया है। शव क्वार्टर में दफनाए जाने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना कतरास थाने को दी गई। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी राज बिहारी लाल ने मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव को बाहर निकलवाया। दफनाए गए शव की पहचान 35 वर्षीय राजकुमार भुइया के रूप में हुई है। वहीं युवक की पत्नी ने बताया कि बीती रात राजकुमार बहुत अधिक शराब पीकर आया था। शराब के नशे में सभी से मारपीट करने लगा। मारपीट के डर से वह घर से बाहर चली गई। सुबह जब 3 बजे वो अपने क्वार्टर में आई तो राजकुमार नहीं मिला। उसकी नातनी ने बताया कि 4 पुरुष और एक महिला ने मिलकर राजकुमार को दफना दिया है। इसके बाद वो रोने लगी और पुलिस को मामले की सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। दारू के लिए मारा तो भाग गई। किसको किसके साथ मारते? हमने दोनों बैकअप में हमरे मारा। दूरी बना कर। अच्छा। डर से भागे मंदिरवा। अच्छा। उसका बाद हम तो सोचे कि अब सूत गया होगा तो हम जाते हैं। तो अब देखते हैं कि झापल पोतल था, तो रोने लगे तो नतीनिया उठा कानने लगा। वो देखा 5 गो मरा था, एक तो लेडीज। सरकारी आदेश के उल्लंघन की शिकायत पर एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने धनबाद जिला अंतर्गत बैंक मोड़ स्थित स्पेंसर मॉल में छापेमारी कर अगले आदेश तक सील कर दिया है। धनबाद बैंक मोड़ स्थित स्पेंसर मॉल में प्रतिबंध के बावजूद कपड़े बेचने की शिकायत पर चेंबर ने भी जिला प्रशासन से शिकायत की थी। इसको लेकर एएसपी लॉ एंड ऑर्डर के साथ धनबाद एसडीएम ने छापा मारा और अगले आदेश के लिए मॉल को सील कर दिया। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए एसडीएम ने बताया कि प्रशासन कोरोना महामारी को देखते हुए हर संभव प्रयास कर रहा है। रोजाना जिला प्रशासन की ओर से गठित टीम क्षेत्र में घूम घूमकर आदेश की अवहेलना करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। चैम्बर ने भी जिला प्रशासन से शिकायत की थी। इसको लेकर एएसपी लॉ एंड ऑर्डर के साथ धनबाद एसडीएम ने छापा मारा और अगले आदेश के लिए मॉल को सील कर दिया। एक वीडियो भी भेजा था कि कपड़े बेचे जा रहे मॉल्स में, वो स्पेंसर का था। हम लोगों ने बोला कि नहीं, मैं तुरंत इस पर कार्रवाई करूंगा कि मॉल सब भी हम लोग के नियंत्रणाधीन में। जब मैं आया तो यहाँ पे मैनेजर से मेरी बातचीत हुई, सब चीज बताया। तो यहाँ पे जो जनरल शॉप्स हैं उसमें लोग ग्रोसरी के सामान खरीदते हुए ग्राहक पाए गए। कपड़े की दुकानों से कपड़े तो नहीं ले जा रहे थे, लेकिन जो वीडियो वायरल थे उसके संबंध में पूछा गया तो इनके द्वारा बताया गया सर एक महिला आई थी, वो काफी इंसिस्ट की थी, जिसको हमने कपड़े दिए थे, अदरवाइज हम लोग यहाँ नहीं बेच रहे हैं। फिर भी उसने किया था। अब चूंकि ये शिकायतें थी तो आज हमने सिंबॉलिक रूप से आज इसके मॉल को बोला है कि आज आप दिन भर बंद रखेंगे और सख्त हिदायत दी है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। इन लोगों के द्वारा बताया गया सर हम लोग सारे शर्तों को, नियम को अनुपालन कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए बोकारो के सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान में वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के तरफ से सीएसआर के तहत 100 बेड का टेंट अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। अस्पताल को 1 जून को बोकारो स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा। इसके लिए यहां 14 मई से 100 मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं और इस टेंट युक्त अस्पताल को बनाने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। टेंट युक्त अस्पताल में वह सभी सुविधाएं मौजूद रहेगी जो एक अस्पताल में होती है। इस अस्पताल को पूरी तरह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है। अस्पताल पूरी तरह से वातानुकूलित होगा। यह मरीजों के लिए शौचालय, स्नान घर सहित अन्य सभी तरह की व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है। यह टेंट अस्पताल 100 बेड का ऑक्सीजन युक्त अस्पताल होगा। यहाँ 80 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड रहेंगे, जबकि 20 बेड सीसीयू और आईसीयू के तर्ज पर बनाए जा रहे हैं। यहाँ बिजली भी 24 घंटे रखने की व्यवस्था की जा रही है।
ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 100 बेड का ऑक्सीजन युक्त हमारा बेड बन रहा है, जिसमें से 20 जो हम लोग यहाँ बना रहे हैं वो आपका सीसीयू यूनिट है। और इस तरह का देश में हम लोग 10 जगह बना रहे हैं। ये हमारे चेयरमैन साहब अनिल अग्रवाल की सोच है कि गरीब जनता इससे फायदा उठाए। चूंकि हम लोग का प्लांट बोकारो में है तो हम लोग ने सोचा कि इसको एक यहाँ पर दिया जाए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बीएसएल प्रबंधन काफी हम लोग को सपोर्ट कर रही है। और इसका यहाँ लगाने का एक तात्पर्य ये है कि इसका ये डायरेक्शन है कि जहाँ पर सिविल सर्जन की ऑफिस होती है, सदर हॉस्पिटल रहता है, वहीं के आसपास ही लगाया जाता है, ताकि वहां से व्यवस्था डॉक्टर का और नर्स का उचित में हो। रांची में चोरों के हौसले बुलंद हैं। लगातार अपराधी लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। मैकलू इस्कीगंज थाना क्षेत्र में 23 मई को हुए लूटकांड का अब सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे 2 अपराधी कुरियर ऑफिस में लूटपाट करते हैं। अपराधियों ने कुरियर ऑफिस से 3 लाख रुपए लूट लिए। सीसीटीवी फुटेज में यह साफ नजर आ रहा है कि धुर्वा चौक स्थित इकम एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड कुरियर के ऑफिस में हेलमेट पहने 2 अपराधी अचानक अंदर जाते हैं। अपराधी आते ही पिस्तौल निकाल लेता है। ऑफिस के अंदर प्रवेश करने के बाद दोनों अपराधी कुरियर के ऑफिस का शटर भी गिरा देते हैं। उसके बाद ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों को हथियार के बल पर अपराधी अपने कब्जे में ले लेते हैं और लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। बोकारो चास पुलिस ने लोगों से ठगी कर पैसे वसूलने वाले फर्जी पुलिस अधिकारी को पैसे लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के बारे में चास पुलिस ने बताया कि यह ठग थाना में आने वाले शिकायतकर्ता से अपने आप को पुलिस अधिकारी बताकर मामले को रफा दफा करने और मैनेज करने के एवज में लोगों से रुपए की ठगी करता था। चास पुलिस ने बताया कि इसकी लगातार हमें शिकायत मिल रही थी। इसी के मद्देनजर ठग ने एक व्यक्ति से 30,000 रुपये लिया और 5,000 रुपया और मांगा, जिसे लेते हुए आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के नाम मोहम्मद असलम खान है। यह पूर्व में भी जेल जा चुका है। आरोपी चतरा, रांची, रघुनाथपुर और जामताड़ा जेल में भी रह चुका है। लगभग 3.5 वर्ष जेल की सजा काटकर 2 महीने पहले बाहर आया और इस इलाके में सक्रिय था। ये मोहम्मद असलम खान फर्जी पुलिस अधिकारी बन के थाना में कुछ लोग जो शिकायत लेके आते थे उनको डरा धमकाकर उनसे वसूली किया करता था और लगातार पैसा वसूलने की शिकायत मिल रही थी। तो कल रंगे हाथ इनको पैसा लेते हुए गिरफ्तार किया गया। हाँ, कई जगह ये 3.5 साल जेल में रहने के बाद आज से 2 महीना पहले जेल से निकले थे। ये चतरा जेल में भी रहे हैं, रांची जेल में रहे हैं, रघुनाथपुर जेल में रहे हैं और जामताड़ा जेल में रहे। चार जगह ये लगातार 3.5 साल जेल में रहे। ये मूल रूप से गया के रहने वाले हैं और बासेपुर अजीज नगर में धनबाद में घर बनाकर रह रहे हैं। इनकी 3 बीवी है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से संचालित प्लास होम डिलीवरी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि राज्य के 19 जिलों के लोग घर बैठे प्लास ऐप के जरिए मसाला, दाल, आटा, साबुन, खाने के सामान सहित 27 उत्पादों की खरीदारी कर सकेंगे। आलमगीर आलम ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत गांव की महिलाओं को स्वावलंबी और स्वरोजगारी बनाया है। सखी मंडल से जुड़ी 2 लाख महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। प्लास ऐप से लोगों को घर बैठे खरीदारी का अवसर मिलेगा। प्लास ऐप के शुभारंभ के मौके पर स्वीप परियोजना का भी शुभारंभ ग्रामीण विकास मंत्री ने किया। डीपीएम ने बताया कि एसवीपी परियोजना पाकुड़ जिले के महेशपुर और सदर प्रखंड में शुरू होगा। स्वरोजगार की इस परियोजना में 5 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। देखिए, आज जो है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड सोसाइटी प्रोजेक्ट जिसको हम लोग जेएसएल करते हैं और इसका संचालन ग्रामीण विकास से ही होता है। एक प्लस स्मार्ट ऐप का हम लोग लॉन्च किया ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले, ग्रामीण क्षेत्र के लोग स्वावलंबी बने और उनका परवरिश, उनके बच्चे का, उसके घर का और भी
बेहतर कैसे हो, उसका जीवन स्तर कैसे बेहतर हो। प्राकृतिक परिवेश के बीच सागतोड़िया के अंतर्गत बसा आदिवासी गांव 6 नंबर महाली धौड़ा कोरोना की चपेट में आने से बचा हुआ है। यहां का एक भी प्राणी अब तक कोरोना की चपेट में नहीं आया है। कोविड वैक्सीन की आवश्यकता भी महसूस नहीं करते हैं। इसकी एक और वजह है इसका आसानी से नहीं मिल पाना। जानकारी के अनुसार आदिवासी महाली धौड़ा में करीब 100 परिवार निवास करते हैं। इनमें टुडू, हेम्ब्रम, मुर्मू, सोरेन, हांसदा, माडी सभी जातियां हैं। इनकी जीविका का मुख्य साधन दिहाड़ी मजदूरी है। कुछ लोगों के पास खेती है भी तो बहुत कम, ज्यादातर दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं, वो भी सिर्फ वर्षा ऋतु में। अन्य समय में जल के अभाव में खेती नहीं कर पाते हैं। बच्चे भी माता पिता के काम में हाथ बटाते हैं। शारीरिक मजबूती और फुर्ती उनके रगों में शामिल है। यहाँ बरबजाती नालियां, दुर्गंध युक्त कचरे का ढेर आपको दिखाई नहीं देंगे। गलियां भी बिल्कुल परिष्कार परिच्छिन्न रहती है। गांव के निवासी डुगाई टुडू का कहना है कि यहाँ के लोगों को मेहनत मशक्कत ने सशक्त बना दिया है। परिवेश कुछ ऐसा कि संभवतः चमक दमक पसंद शहरियों को पसंद न आए, लिहाजा बाहरी लोगों का आना जाना नहीं होने से हम लोग सभी कोरोना से सुरक्षित हैं। बिना जरूरत के हम लोग बाजार भी नहीं जाते हैं, और अगर गए भी तो पूरी सावधानी बरतकर। कोविड वैक्सीन लिए जाने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मिल कहाँ रहा है, हमें कहा भी नहीं गया है, और फिर आसानी से मिल जाए तो लोग ले भी लें। वहीं सकड़ी हेम्ब्रम ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलती हैं, वो भी पूरी सावधानी के साथ। सकड़ी से कोरोना वैक्सीन के लिए पूछे जाने पर उसने कहा कि यहाँ कोरोना संक्रमण है ही नहीं, फिर हम क्यों लें, मुझे नहीं लेना है। স্যানিটাইজার ব্যবহার করেন, হাত পরিষ্কার সাবুন দিয়ে কিংবা স্যানিটাইজার দিয়ে? আমরা জলে হাত ধুয়ে খাবার খাই, সাবুন মাখে আমার বাজার গেলে মাছ লাগে না। এখানে আমাদের অনেকে জাতি আছে, টুডু আছে, সরেন আছে, মাড্ডি আছে, মুর্মু আছে, হেমব্রম আছে, সব আছে। খেতিবাড়ি আছে? হ্যাঁ, খেতিবাড়ি এখন আছে, কিন্তু এখন জলের কারণের জন্য বিভিন্ন ভাগ চাষি বেশিরভাগ থাকতো। হ্যাঁ, তো ভাগ চাষি এখন কিছু কিছু করে। তো মানে হচ্ছে আপনার আমাদের আদিবাসী এলাকায়, তো আমাদের সবাই জানে যে আদিবাসী এলাকায় এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে যে ওদের পরিবেশটা দেখলেই সব সময় পরিষ্কার থাকে। কিংবা আমার ঘর দুয়ার কিংবা আঙনাগুলো কি ওই কুলিগুলো সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, সেই জন্য তাই আক্রান্ত এখন পর্যন্ত হয়নি। করোনা ভ্যাকসিন দেওয়া এখানে কেউ নিয়েছে? না, আমাদের এখানে করোনার ভ্যাকসিন এখনও দেওয়া হয়নি। মানে দেখে যায়নি লোকেরা, না নিতে চায় না? না, এখন পর্যন্ত আমাদের এখানে কোনো সেরকম গাইড নেই, কিংবা বলেনি যে তোমরা কোনো স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে কিংবা থেকে কোনো আমাদেরকে জানায়নি যে তোমাদেরকে ভ্যাকসিন নিতে হবে। তারপরে আমাদের আদিবাসী ক্ষেত্রে দেখছি যে আমরা তো সুরক্ষিতই আছি এখন পর্যন্ত, আমাদের আক্রান্ত কোনো হয়নি। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें